क्या फ़र्क महसूस होता है आपको रीवा की संस्कृति में और सागर की संस्कृति में? उत्सव और त्योहार में कोई अंतर होता है? आप मुझे ये बताइए, क्या आरटीआई ऑनलाइन फाइल की जा सकती है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ देयर सर्विस? इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में ऑडिट डिपार्टमेंट सबसे पहले किसने शुरू किया था और उस विभाग का नाम क्या था? Come in, sir. कम इन। Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, sir. बैठिए ओशो। अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम ओशो उत्सव है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रीवा मध्य प्रदेश से हुई है 12th तक की। उसके बाद सर मैंने बीए ऑनर्स हिंदी और एमए रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। सर, इस समय मैं 1 फरवरी 2024 से सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी के रूप में सागर में पदस्थ हूँ। अच्छा, तो रीवा के रहने वाले हैं, सागर में पदस्थ हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। जी सर। क्या फ़र्क महसूस होता है आपको रीवा की संस्कृति में और सागर की संस्कृति में? सर, रीवा बघेलखंड भौगोलिक परिक्षेत्र और कल्चरल पर्सपेक्ट से आता है और सागर बुंदेलखंड का हिस्सा है। अच्छा, और सर लगभग संस्कृतियाँ कुछ कुछ भौगोलिक कारणों से अंतर है, बाकी सेम है सर ज़्यादा। ये आप तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो बोलियों में फ़र्क है? जी सर। कौन सी बोली बोली जाती है रीवा में? सर बघेली है वहाँ पर और यहाँ बुंदेली है। तो बघेली और बुंदेली बोलियों में अंतर बताइए। सर बघेली पूर्वी हिंदी की एक उपबोली है और ये पश्चिमी समूह की बोली है बुंदेली, जिसका बहुत हद तक ब्रज से इसका संबंध है बुंदेली का। पर वहीं हम देखते हैं अवधि से रिलेशन है बघेली का, और अकरांतता है। और अवधि में बुंदेली में ओकरांता है और अवधि और बघेली दोनों में अकरांतता है। ठीक है, आप दिल्ली में रहे हैं, जी आप सर। रीवा में पैदा हुए हैं जी सर। और आपने पढ़ाई करते वक्त लगभग 5 साल दिल्ली में गुजार दिए। जी सर, कोरोना के कारण कुछ। अच्छा, कम रहे हैं। हाँ, ठीक है। एमए मैं 2020 तक रहा हूँ सर। तो ये बता सकते हैं कि दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों को क्या संदेश लेके मध्य प्रदेश प्रशासन में आना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में और बेहतरी आ सके, सुधार हो सके? मतलब क्या सीखी जा सकती है दिल्ली की बातें? सर, एक जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है, जो मेट्रो दिल्ली मेट्रो है, वो काफ़ी एफिशिएंट है। तो एक चीज़ हम भोपाल और इंदौर में दिल्ली मेट्रो की तरह ही अर्बन ट्रांसपोर्ट हम सीख सकते हैं। और सर कुछ ग्रीन पैचेस जो हैं दिल्ली में, ग्रीन पैचेस हैं जो नगर वन हैं, तो वो हम अपने शहरों में भी नगर वन का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं सर। और किन चीज़ों, दिल्ली के किन कुरीतियों से मध्य प्रदेश को बचा के रखना चाहिए? सर, एक तो क्राइम्स, उन क्राइम से बचा जा सकता है, और सर दूसरा पोल्यूशन से बच के रहना बड़ा ज़रूरी है। जी सर। तो दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों? सर एनसीआर क्षेत्र में आसपास जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके कारण कहीं ना कहीं, और सर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण भी कुछ पोल्यूशन, हमें एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। और सर नवंबर दिसंबर में स्पेसिफिकली जो पराली जलाने का एक कॉन्सेप्ट है आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब और हरियाणा में, तो ये भी सर एक रीज़न मैं समझता हूँ। कुछ लोग कहते हैं आपके रीवा क्षेत्र में अभी भी सामंतवादी प्रथाएं बची हुई हैं और अभी भी वहाँ के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग, उतना स्वतंत्र जीवन नहीं जीते जितना कि अन्य स्थानों के जीते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? कैसा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है श्रमिकों के संदर्भ में? सर देखा जाए तो लगभग अभी कुछ ना कुछ फ्यूडल मानसिकता भी हर जगह है, पर रीवा में कुछ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्षेत्र में कम रहा है। मुख्यतः सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, पर जो अन्य बघेलखंड का क्षेत्र है वहाँ भी अभी हम देखते हैं कि पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज़ नहीं आई हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है सर। पर हालांकि बदलाव हो रहा है सर, और मुख्यतः कोल जनजाति है वहाँ पर, तो वो पॉलिटिकली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है, तो वो भी आगे बढ़कर सर आ रही है और धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं सर। मेरा अंतिम प्रश्न है, सफ़ेद बाग का संबंध रीवा से लगाया जाता है, क्या संबंध है?
जी सर, रीवा के तत्कालीन महाराज थे मार्तंड सिंह जूदेव। उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1951 में बांधवगढ़ की पहाड़ियों में सफ़ेद बाघ को, और फिर उन्होंने ब्रीडिंग कार्यक्रम चलाए और वहीं से उसकी सारी नस्लें पूरे विश्व में फैली सर। अभी भारत में सफ़ेद बाघों की संख्या लगभग कितनी है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है, पर रीवा में मुकुंदपुर में इन्होंने डेवलप किया है एक ज़ू सफारी डेवलप किया है। और सर अन्य मध्य प्रदेश के चिड़ियाघरों में भी है, जैसे इंदौर में है, तो एग्जैक्ट सा नंबर नहीं पता। ठीक है, धन्यवाद। ओशो ओशो उत्सव अपने आप में एक बड़ा यूनिक नाम है। इस नाम के पीछे क्या कहानी है? मैम, माता पिता कहीं ना कहीं ओशो से कुछ हद तक प्रभावित थे, उन्हें पढ़ते थे, तो उससे मेरा नाम ओशो रखा और उसके ओशो के पूरक के रूप में उत्सव आगे लगाया है, सरनेम नहीं लगाया है। ठीक है, बढ़िया। ये बताइए कि उत्सव और त्योहार में कोई अंतर होता है? मैम त्योहार, मैम मैं भौतिक और आध्यात्मिक रूप से अंतर बता सकता हूँ। त्योहार हम भौतिक रूप से मनाते हैं, ये एक स्पेसिफिक रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं उन त्योहारों में, और उत्सव एक समझता हूँ मैं आध्यात्मिक अर्थ है, जो सुख और दुख की अनुभूति से परे जाना, वो उत्सव है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने हिंदी साहित्य में पीजी किया है। आप मुझे बताइए कि भाषा के मानकीकरण से क्या समझा जाता है? मैम भाषा का वह स्वरूप जो हम अपने राजकाज के लिए भाषा का वो परिष्कृत रूप जो सर्वमान्य तरीके से हम राजकाज के लिए एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं के लिए उपयोग में ले आ सकते हैं, जिससे भाषा के उपयोग में एक रूपता है, वो मानकीकरण है। ठीक है। ये बताइए कि सामान्य तौर पर जितना भी हिंदी बेल्ट है, हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है, लेकिन उनके लोकल डायलेक्ट्स की वजह से उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर जरूर आ जाता है, जिससे कि हम उन्हें किसी भी अदर स्टेट में पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति उस क्षेत्र को बिलोंग करता है। क्या आपकी खड़ी बोली में भी ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं जिससे ये पता चल जाता है कि आप रीवा से आते हैं या मध्य प्रदेश से आते हैं? मैं प्रयास करता हूँ कि ये चीज़ें ना आए, हाँ। पर कुछ हद तक कहीं नहीं, वो आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पर जैसे एक होता है ना कि आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में की बोली में और सामान्य तौर पर जो मानक खड़ी बोली है उसमें ये अंतर आ जाता है? मैम एक अंतर मुझे समझ में आता है, जैसे खड़ी बोली मानकीकरण का जो रूप है उसमें हम मैं कहते हैं। हाँ। पर कई बार मध्य प्रदेश की जो बोलियों में बुंदेलखंडी या बघेली में हम अपन कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है। तो एक ये अंतर समझ में आता है, और कहीं ना कहीं टोन का मैम अंतर आ जाता है। अच्छा, ठीक है। मुझे तो लगता है कि जितना मैंने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, ए और ए की मात्रा का बहुत अंतर नहीं होता। मैम मालवा में हम ये देखते हैं, हाँ। जो मालवी है उसमें ए ध्वनि कहीं कम है, ए है। हाँ, जैसे है नहीं होता है, हे होता हाँ, है। और बा और वा का अंतर भी कम होता है क्या? मैम ये बघेलखंडी में हमें देखने को मिलता है कि ब का स्वर ज्यादा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए कि जो नई हिंदी है, नई हिंदी में कुछ रचनाएं आपने पढ़ी हैं इधर? नई हिंदी से आप अर्थ समझते हैं? सॉरी मैम, आजकल जो भी उपन्यास आ रहे हैं ना नए वर्तमान समय में, कॉलेज की पृष्ठभूमि पे, आईआईटीज की पृष्ठभूमि पे, या मेडिकल कॉलेजेस की पृष्ठभूमि पे, जिसमें सामान्य तौर पर स्टूडेंट लाइफ का एनालिसिस किया गया है, फिर वो तैयारी करने वाले लोग हों या कोई हो, उसमें जो हिंदी लिखी जा रही है उसको नई हिंदी कहते हैं। क्या आप कभी रूबरू हुए हैं नई हिंदी से? मैम इस तरह का मैंने एक उपन्यास पढ़ा है, रेत समाधि, गीतांजलि श्री का, और उसमें उनकी जो हिंदी है वो सामान्य दृष्टिकोण से हमें लगती है कि काफ़ी अटपटी है। हाँ। पर उसमें कई हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी के प्रयोग हैं, और उर्दू को भी पूरी तरीके से जो अरबी फारसी के शब्द हैं उसको प्रयोग में लाया गया है, और कहीं ना कहीं वो हमें अनगढ़ भी लग सकती है। हाँ। पर बोलचाल के काफ़ी निकट है। रेत समाधि को पुरस्कार भी मिला था कोई? जी। कौन सा? मैम बुकर प्राइज मिला था। ठीक है। आपके फेवरेट कवि कौन है हिंदी साहित्य से? मैम भक्ति काल में मुझे कबीर प्रिय हैं। कबीर प्रिय। कबीर वैसे सामान्य तौर पर भारत के युवा को बहुत पसंद आते हैं। जी मैम। और जब भी उनसे पूछो तो उनका सामान्य सा जवाब होता है कि उनकी अक्खड़ता उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, या वो जो लीक पे नहीं चलते हैं, लीक से हट के लिखते हैं। क्योंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने कबीर के दोहों से इतर उनका और साहित्य भी पढ़ा होगा, कुछ भजन वगैरह भी पढ़े होंगे जिसमें वो लौकिक जीवन की और पारलौकिक जीवन की बातें करते हैं। क्या आप उनमें से कोई हमें बता सकते हैं, कोई पंक्तियां या कोई उदाहरण? मैम एक भजन मुझे उनका याद आता है, संतो देखो जग बौराना। हाँ। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, संतो देखो जग बौराना। आपस में दो लड़न हुए, आपस में दो लड़न हुए, मरम न काहू ठीक है, जाना। बहुत अच्छा।
मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप मुझे पूरे हिंदी साहित्य में से जो भी आपने पढ़ा है, कोई भी नीति की कविता की 2 पंक्तियां सुना दीजिए जिसमें कोई नीति की बात की गई हो, नैतिकता की बात की गई हो। मैम, मैं कामायनी से 2 पंक्तियाँ याद कर रहा हूँ, जहाँ श्रद्धा कहती है कि औरों को हंसता देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, औरों को सुखी बनाओ, जग जीवन सुखी बनाओ। जी ठीक मैम। है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ओशो, आरटीआई के बारे में जानते हैं आप? जी सर। क्या है ये? सर, ये एक माध्यम है जिससे हम इंफॉर्मेशन जो भी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या जो भी गवर्नमेंट के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन है उसे हम रिट्रीव कर सकते हैं सर। आपने कभी आरटीआई का इस्तेमाल किया है? सॉरी सर, नहीं किया। नहीं किया है, कोई बात नहीं। आरटीआई में एक टाइमलाइन होती है, स्टिपुलेटेड टाइमलाइन, जिसके अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। जानते हैं उसके बारे में, क्या सर, टाइमलाइन मैं है? अनुमान लगाना चाहूँगा। बताइए। 30 डेज। ठीक है। इसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की जाती है। जी सर। मेजरली इनका क्या रोल होता है? सर, PIOs का रोल ये रहता है कि वो आप जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको डिपार्टमेंट से रिट्रीव करके और अन्य या विभिन्न विभागों का जो भी है उससे रिट्रीव करके वो स्टिपुलेटेड टाइम में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है। आमतौर पर आरटीआई से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए एक नियमावली बनी हुई है, एंड अकॉर्डिंगली लोग कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें और किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसे किस विभाग से मिलेगी, तो इसके लिए वो किसको अप्रोच कर सकता है? सर, सबसे पहले तो PIOs को कर सकता है, और यदि PIOs में भी उसे नहीं मिलता है तो फिर वो जो विभाग का प्रमुख है उससे कर सकता है। उसे ये नहीं पता है, उसके पास प्रॉब्लम है। ओके सर। और उसको नहीं पता है कि उसकी प्रॉब्लम किस डिपार्टमेंट को एड्रेस करनी चाहिए। ही हैज़ दिस इशू। ओके। तो क्या कोई कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज कर दे, एंड देन दिस प्लेटफॉर्म विल सेंड इट टू द अदर डिपार्टमेंट्स? सॉरी सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। राजस्थान में एक सूचना पोर्टल करके शायद बनाया था। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, क्या आरटीआई ऑनलाइन फाइल की जा सकती है? जी सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में की जा सकती है, पर कई स्टेट्स में ऐसा अभी प्रावधान नहीं है। ठीक है। आरटीआई के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल पे इंफॉर्मेशन कमीशन की व्यवस्था है। जी सर। प्रेजेंटली मध्य प्रदेश में इस कमीशन के चीफ कौन है? सॉरी सर, मैं याद नहीं सेंट्रल कर पा रहा हूँ। इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ के बारे में जानते हैं? सॉरी सर, अभी नहीं है याद जानकारी, हाँ। कोई बात नहीं। एक और चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड RTE। जी सर। क्या है RTE? सर, राइट टू एजुकेशन। किस प्रकार का राइट है ये? सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसके पहले इसमें एक्ट भी है, तो स्टैट्यूटरी राइट भी है, RT एक्ट 2009। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है राइट टू एजुकेशन? सर, आर्टिकल 21A। ठीक है। आर्टिकल 21 का एम्बिट काफ़ी वाइड माना जाता है, एंड दिस इज़ एन एवर इवॉल्विंग पीस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अगर हम बात करें तो किन किन पैरामीटर्स को आप आर्टिकल 21 के अंदर कैटेगराइज कर पाएंगे? सर, मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक डेफिनेशन आर्टिकल 21 की दी है। इसमें सर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लिवलीहुड, राइट टू फ्री लीगल एड एंड हैंडकफिंग को भी इलीगल माना है कि वो अमानवीय है। और सर, मिलिंद देवड़ा केस में मुझको याद आता है कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट में सिगरेट स्मोकिंग को भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये अगेंस्ट आर्टिकल 21 है। सर, इंटरनेट को भी उन्होंने कहा है कि ये भी बेसिक राइट है। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर। क्या है ये? सर, केशवानंद भारती जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट, और 13 बेंच जजमेंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डजंट हैव एनी प्रॉपर डेफिनेशन, बट इट इज सब्जेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। जैसा कि अभी आपने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 1973 में आई थी, एंड उससे पहले ऐसा कोई कंस्ट्रक्ट था नहीं। जी सर। तो क्या ये संभव है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस अपने डिसीजन को विजिट करके बेसिक स्ट्रक्चर को हटा भी सकता है? सर, बेंच स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा वो। अगर 13 जज बेंच के ऊपर अगर ऐसा जजमेंट आता है, इट इज़ पॉसिबल कि इफ़ टुमारो अ 15 जज बेंच सिट्स एंड इट decides to
remove the basic structure doctrine, it can do so. Sir, theoretically it can do so, but according to the precedents of the Supreme Court and its judgment, I don't think so कि ये ऐसा Okay. होगा. Osho, my final question to you. The Chief Justice of India, what is the tenure of their service? Sir, 65 years or 6 years, whichever is. Are you sure about this criteria? Sir, I will study on it. Thank you. ओशो, जी सर. मध्य प्रदेश की सरकार का जो बजट पेश हुआ था 23-24 वाला, जी सर. उसकी कुछ विशिष्ट बातें बताइए, क्या क्या विशेषता है उसकी? सर, अभी मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ. जैसे बजट का कुल आकार कितना था लगभग, क्या वो बजट राजस्व सरप्लस वाला बजट था या राजस्व घाटे वाला था? सर, मुझे एक बार स्टडी कुछ भी करना याद नहीं पड़ेगा. है, पढ़ा ही नहीं है? जी सर, अभी मैंने नहीं पहले पढ़ा था सर, अभी इस समय. आपने चूंकि ज्वाइन कर लिया है लेखा परीक्षक जी सर. अधिकारी के रूप में, तो बता सकते हैं कि आपका जो विभाग है वो किस मंत्रालय के अंदर आता है? सर, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है. तो वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, तो उसमें दिलचस्पी विकसित अभी नहीं की है? जी सर, अभी हम लोग का ऑडिट प्रकोष्ठ है सर, तो कुछ हिस्सा ऑडिट में ही देख रहे थे. अच्छा, बताया कि इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में ऑडिट डिपार्टमेंट सबसे पहले किसने शुरू किया था और उस विभाग का नाम क्या था? तय है अंग्रेजी में नाम नहीं रहा होगा तब. सर, एग्जैक्ट मुझको याद नहीं आ रहा है, पर जो ऑडिटर होता था उसको मुस्तफ़ा कहते थे, ठीक हाँ, है. मुस्तफ़ा कुछ कहा जाता तो था. दीवाने मुस्तौफ़ी शुरू किया गया जी था. सर. हाँ. डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट, हाँ. ये किसने शुरू किया था? सर, दिल्ली सल्तनत का मुझको. दिल्ली सुल्तानत के सुल्तान का नाम याद है? सर, अलाउद्दीन खिलजी. आप सही कह रहे हैं. तो दीवाने मुस्तखराज भी उन्होंने शुरू किया था. जी सर. उसका कार्य क्या होता था? सर, रेवेन्यू असेसमेंट. ठीक है. खराज क्या होता था? सर, एक तरह का टैक्स था. किस चीज़ पे लगाते थे? सर, लैंड टैक्स था, जितना मुझको याद आ रहा है. ठीक है. तो खराज के अलावा और कौन कौन से कर लगाए जाते थे? सर, ज़कत था, और सर और याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं. सर, उशरा था जो इरिगेटेड लैंड पर लगता था, और पिलग्रिम टैक्स था, जजिया था, ये सब था सर. अच्छा, आजकल राज्य सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार कौन कौन से कर लगाती है? सर, मध्य प्रदेश सरकार सर स्टैम्प ड्यूटी राज्य सरकार के उसमें आता है. सर, एंटरटेनमेंट टैक्स जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, और सर SGST जो एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से लग रहा है कि जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो गया है? सर, आई थिंक सब्ज्यूड हो गया है, चला गया, उसके अंदर समाहित जी. हो गया है. तो और कौन से कर बचे हैं जो उसमें जीएसटी के बाहर है? सर, एक्साइज का अभी GST में वो नहीं है, लिकर बाहर है, और सर याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं. चुंगी सरकार वसूलती है या नहीं? सर, मुझे नहीं लगता है कि नहीं. ऑक्ट्रॉय भी वो कर दिया गया है, सब्ज्यूम कर दिया गया है. सब्ज्यूम हो गया है. ई-वे बिल्स के थ्रू जाता है, ऑक्ट्रॉय नहीं लगता. ठीक है. ये बताएं कि भारत सरकार के जो कर राजस्व है, जी सर. उसमें सबसे ज़्यादा आमदनी किस कर से होती है? सर, GST से. ठीक है. और प्रत्यक्ष कर में ज़्यादा किससे होती है? सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी. कोई बात नहीं, ओशो, आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप जा सकते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. मैं सर. आइए, बैठिए उत्सव. देखिए, आपके ड्राफ्ट को देखने से जिस तरह के प्रश्न ज़्यादातर बन सकते हैं, और उसमें एक ऐसा डोमेन है जिसपे हम लोगों ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछा. वो डोमेन वही वित्त मंत्रालय वाला है. ओके सर. और ऑडिट के थ्रू, CAG के थ्रू करप्शन के जो केसेज पॉलिटिकल इशू बना, वो हो सकता है उधर डायरेक्शन चला जाए. ओके. तो वो एक डोमेन है जिसको आपको तैयार करना पड़ेगा. फिर उसमें अक्रूवल अकाउंटिंग क्या होती है. अब जैसे वो जो 2G स्पेक्ट्रम की जो अकाउंटिंग CAG ने की थी, कि एक तो होता है एक्चुअल अकाउंटिंग, कि भैया एक्चुअली आपने रिसोर्सेज बेचा या ऑक्शन आउट किया या लीज आउट किया. और एक होता है जिसमें कि आप एज्यूम करते हैं कि अगर हमने इसको इस प्राइस पर बेचा होता तो ये रेवेन्यू मिला होता, वगैरह वगैरह. तो वो एक थोड़ा डिबेटेबल इशू है. अब CAG का जो बाद में जो अधिकारी है, उन्होंने भी उसको डिस्प्यूट किया है कि वो मेथड ठीक नहीं था. ओके सर. तो
ऑडिटर्स के ऑडिट रिपोर्ट से कई दफ़ा करप्शन की गुंजाइश बनती है। ऐसा प्राइवेट जितने भी, अभी जैसे प्राइस वाटर हाउस कूपर के ऊपर आरोप लगा था PwC के ऊपर कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ठीक पहले, ऑन द ईव ऑफ दैट फाइनेंशियल क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस, जो इतनी भी बड़ी बड़ी ऑडिट फर्में थी उन्होंने लेमन ब्रदर और फला ढिमकाना को AAA+ ग्रेड दिया था ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, क्रेडिट रेटिंग के आधार पर। तो एक तो ऑडिटिंग फर्म होती है, उसके रिपोर्ट के आधार पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपना क्रेडिट रेटिंग करती हैं, उसके दोनों के आधार पर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन पास करते हैं या सैंक्शन करते हैं, या उसके आधार पर बॉन्ड भी इशू होते हैं प्राइवेट कंपनियों के। और अगर वो गलत है, ऑडिटर का रिपोर्ट गलत है, तो क्रेडिट रेटिंग भी गलत हो जाता है। बिल्कुल। और क्रेडिट रेटिंग गलत है और ये तो गलत है ही, तो पूरा जो लोन देने का एक्सरसाइज है वो गलत हो जाता है। फिर वो फाइनेंशियल बबल्स बनते हैं, फिर आपको राइट ऑफ करना पड़ता है या हेयर कट लेना पड़ता है। अगर उस डोमेन में वो जाते हैं तब तो बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे सर। ये डिफेंस हो सकता है क्या कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है? मैं वही मान के चल रहा हूँ कि चूंकि अभी आपने ज्वाइन ही किया है। बिल्कुल सर, अभी तो कुछ इसलिए उस डोमेन में हम लोगों ने ज़्यादा छेड़छाड़ की नहीं। लेकिन फिर भी वित्त मंत्रालय वाला सवाल तो आ ही सकता है। जी सर, वो बजट मैंने अभी नहीं हो पाया, तो वित्त मंत्रालय के वेबसाइट पे तो जरूर भ्रमण करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। बजट स्पीच 2-2.5 पेज का निकाल के पढ़ लीजिए। बाकी इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट ये सब का क्या ये अंतर है, सब ये जो कर लिया बेसिक था मैंने, डिफरेंसेस, बेसिक्स। ये बेसिक डिफरेंसेस पता होने चाहिए। और क्या क्या ऑडिट के एक्सेप्शन क्लॉज में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आप ऑडिट नहीं कर सकते। ओके सर, वो अपने डिपार्टमेंट में जाइएगा तो अंदाज़ा लग जाएगा। हाँ सर, वो क्राइटेरिया मैंने देखे थे, उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम, निम्न जोखिम, इस तरह से लोग ऑडिट करते हैं, तो उसको एक बार मैंने रिव्यू कर लिया था। हाँ, तो एक बार देख लीजिएगा, मतलब वो पॉसिबल है कि वहाँ तक तो जाएंगे। हाँ। बाकी चूंकि आप हिंदी साहित्य से BA में हैं तो ज़्यादा गुंजाइश है कि उधर से सवाल पूछेंगे, उसमें आपकी स्थिति साउंड लग रही है। जो भी सवाल पूछे गए आपने जवाब विश्वास के साथ और सही जवाब दिया। और बाकी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन डोमेन वाले सवाल का जवाब भी आपने अच्छा दिया, इंक्लूडिंग RTI वगैरह। हिस्ट्री में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपको दीवाने मुस्तफ़ी या पढ़ा होगा, लेकिन अच्छी बात है सर कि ये सब भी आपको पता है। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस आपका इम्प्रेसिव है। एंट्री ठीक है, देखने में आप शालीन दिखते हैं, 100 में आदमी है। ड्रेस सेंस ठीक है, अंगूठियाँ आपने पहन रखी हैं, वहाँ नहीं पहन निकलवा देते हैं तो वहाँ नहीं पहन जाऊँगा, बिकॉज फिर वो रैशनलिज्म और वो सब सुपरस्टिशन अनावश्यक कोई सवाल उसमें, और फिर ओशो है भी तो फिर वो एकदम उल्टा हो जाएगा। तो बस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं। ओके सर। और कोई दुविधा या प्रश्न? सर, मैं यहाँ जो मॉक दे रहा था इसमें ओशो पे बहुत डेप्थ पे चले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इट सीम्स दैट आई एम डिफेंडिंग ओशो। वो एक बहुत पतली सी रेखा है कि अगर आप ओशो को जाएंगे, शुरू में ही आप कह सकते हैं कि सर आपने ठीक कहा कि मेरे माता पिता का शौक था, उसका नतीजा मेरा नाम है। हाँ, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, पर सर वो लोग जाते हैं और फिर वो संभोग से समाधि की ओर और वो सब सबसे अच्छा वो भी पढ़ रखा है मैंने सर, पर उसको बहुत मैं बचता हूँ कि वो चीज़ें ना आए, पर जाते हैं वहाँ पर उस डोमेन पर। पहले कह देखिए सर, मुझे दिलचस्पी ओशो में नहीं है। हाँ सर, लेकिन अभी जो 2019 का इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ओशो पे नहीं गए थे, वो नहीं जाएंगे। हाँ, वो नहीं गए थे, उन्होंने बस नाम का अर्थ पूछा था मुझसे। आयोग जो आयोग के अधिकारियों को ओशो में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। हाँ, बल्कि महेश योगी पे जा सकते हैं, जबलपुर के हैं। हाँ, उनका ट्रांसेंडेंटल जो फिलॉसफी है। सर सागर है तो हो सकता है ओशो पे भी इस बार चले जाएं क्योंकि सागर यूनिवर्सिटी में रहे हैं। इसको हैंडल करने का बेस्ट तरीका यही है, आप कहिए कि सर मेरे माता पिता की दिलचस्पी का विषय था इसलिए मेरा नाम है। हाँ, मैंने अपना नाम रखा नहीं है, मेरे इस शब्द में और इस व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार उसमें एंटर करेंगे वो बहुत वो है, तो वो पूरा बवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो बेसिक क्वेश्चन ये है कि सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं आप, तो उतना वो ठीक रहता है। नहीं, सरनेम कोई भी आदमी खुद थोड़ी चुनता है। बिल्कुल, वो तो माता पिता ने दिया है। कई बार सर ऐसा भी प्रश्न हुआ मुझे यहीं पर कि 10th में तो ऑप्शन रहता है, आप लगा लेते नहीं, वो तो इंडिया में भी बहुत लोग नहीं लगाते। हाँ, तो
बाकी सर तो हैंडल कर लूँगा। वित्त में मैं देख लूँगा सर, वो अभी एकदम समय नहीं मिला तो मैं बिल्कुल देख लूँगा। ठीक है, वक्त है आपके पास, तो एक आध हफ्ता उतना काफ़ी होता है। 18 को ही फर्स्ट डे है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।